नमस्ते दर्शकों। तो आइए शुरू करते हैं पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 8। लड़के तो लड़के रहेंगे लेकिन हमेशा नहीं। वह क्या चीज है जो किसी स्त्री को स्त्री व पुरुष को पुरुष बनाती है? क्या समलैंगिक होना सचमुच चुनाव या पसंद की बात है? समलैंगिक महिला को अन्य महिलाएं ही क्यों पसंद आती हैं? ट्रांससेक्सुअल यानी पारलिंगी लोग दोनों तरह के संबंध बनाने में कैसे कामयाब होते हैं? आप जैसे हैं, क्या उसके पीछे आपकी माँ का अत्यधिक आक्रामक होना या फिर आपके पिता का भावात्मक रूप से ठंडा या तटस्थ होना कारण था, या फिर इसकी वजह तीसरी कक्षा में आपका अपनी अध्यापिका की ओर आकर्षित होना था? क्या आपके मिजाज की वजह आपके अपने माता पिता की दूसरी संतान होना है? क्या आप गरीबी में पले बड़े हैं या फिर अनाथ हैं? क्या आप किसी टूटे हुए परिवार से हैं या आप वृश्चिक राशि के अंतराल पर पैदा होने वाले सिंह राशि के व्यक्ति हैं, या शायद आप पूर्व जन्म में बिल्ली थे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्या होता है जब किसी मानव भ्रूण को बहुत अधिक या बहुत कम पुरुष हार्मोन मिलते हैं। समलैंगिक पुरुष, महिला और ट्रांससेक्सुअल। शोध दिखाते हैं कि मानव भ्रूण के शरीर और दिमाग का बुनियादी नमूना संरचनात्मक रूप से नारी सुलभ है। नतीजतन पुरुषों में कुछ अतिरिक्त महिला गुण पाए जाते हैं, जैसे कि निप्पल या स्तन ग्राथ। पुरुषों में स्तन ग्रंथियां होती हैं जो दूध बनाने का काम नहीं करती, लेकिन उनमें इसकी संभावना होती है। ऐसे हजारों मामले देखे गए हैं जिनमें युद्धबंदियों में दूध का स्राव होने लगा क्योंकि भूख के कारण उनका यकृत रोगग्रस्त हो गया और वह स्तनपान के लिए आवश्यक हार्मोन को विघटित नहीं कर पाया। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भाधान के बाद 6 से 8 सप्ताह में नर भ्रूण XY को एंड्रोजन कहलाने वाले नर हार्मोन की भारी मात्रा मिलती है, जिससे पहले अंडकोश बनते हैं और फिर उसकी दूसरी खुराक से उसके मस्तिष्क में बदलाव आता है, जो कि मादा नमूने से नर नमूने में बदल जाता है। अगर नर भ्रूण को सही समय पर नर हार्मोन ना मिले तो दो में से एक बात होती है। पहला, ऐसे लड़के का जन्म हो सकता है जिसके मस्तिष्क की संरचना पुरुषोचित होने के बजाय नारी सुलभ अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऋण अवस्था तक पहुंचने पर ऐसे लड़के के समलैंगिक होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, एक ऐसा लड़का पैदा हो सकता है जिसका मस्तिष्क पूरी तरह महिला का हो लेकिन उसके जननांग पुरुषों के हों। ऐसा लड़का ट्रांसजेंडर हो सकता है। वह जैव वैज्ञानिक तौर पर पुरुष होगा लेकिन उसे लगेगा कि वह महिला है। कई बार पुरुष में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। आनुवांशिक विज्ञानी एन मेयर की अभूतपूर्व पुस्तक ब्रेन सेक्स में कई ऐसे लड़कों का उल्लेख है जो लड़कियों जैसे दिखते हैं और उनका पालन पोषण भी लड़कियों की तरह किया गया, लेकिन अचानक यौवनारंभ के समय उन्होंने पाया कि उनके शीशन व अंडकोश थे जो कि उसी चरण में उभर कर सामने आए। डोमिनिकन गणराज्य में इस तरह की जनन संबंधी विषमताएं दिखाई दी और इस तरह के बच्चों के माता पिता पर हुए अध्ययन में पता चला कि उन्होंने ऐसे बच्चों का पालन पोषण लड़कियों की तरह किया और उन्हें पारंपरिक रूप से बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि उन्हें स्त्रियोचित कपड़े पहनने व गुड़िया के साथ खेलने के लिए बढ़ावा दिया। उनमें से कई माता पिता को तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जिन बच्चों को उन्होंने बेटी की तरह पाला पोसा था, यौवनारंभ होने पर वह पूरी तरह लड़कों में बदल गए थे। शीशन निकल गए आए, उनकी वेशभूषा पुरुषों की तरह हो गई और उनका बर्ताव भी पुरुषों जैसा हो गया। महिलाओं की तरह व्यवहार करने के लिए होने वाले सामाजिक अनुकूलन, सामाजिक दबाव के बावजूद यह बदलाव सामने आया। यह सच्चाई कि
इन सभी लड़कियों ने अपनी बाकी जिंदगी पुरुषों के रूप में बिताई। यह स्पष्ट करती है कि उनके सामाजिक वातावरण और पालन पोषण का उनके वयस्क जीवन पर सीमित प्रभाव पड़ा। यह बात बिल्कुल साफ है कि उनके स्वभाव के सांचे को बनाने में उनका जीव विज्ञान काफी प्रमुख कारक था। समलैंगिकता इतिहास का हिस्सा है। प्राचीन यूनानियों में समलैंगिकता को न केवल स्वीकार किया जाता था, बल्कि उसे बहुत सम्मान से देखा जाता था। छरहरा लड़कों जैसा युवा रूप उनकी सुंदरता का आदर्श था और इसके सम्मान में तस्वीरों व मूर्तियां बनाई गई। प्रतिष्ठित पुरुषों के युवाओं के प्रति प्रेम का कविताएं लिखी गई। यूनानी लोगों का मानना था कि पुरुष समलैंगिकता एक उत्कृष्ट उच्चतर उद्देश्य को पूरा करती है और इस विचार ने युवाओं को इस समुदाय का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी पाया कि युवा समलैंगिक पुरुष उनके कुछ सबसे बहादुर व कामयाब योद्धाओं में से थे, क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम में साथ साथ लड़ते थे। रोमन काल में जूलियस सीजर का वर्णन हर महिला का पुरुष और हर पुरुष की महिला के रूप में किया जाता था। ईसाई धर्म द्वारा समान लिंग के संबंधों पर असहमति व्यक्त की गई। कहा गया कि ईश्वर द्वारा सिटी ऑफ सोडाम को दंडित किया गया, समलैंगिकता को प्रतिबंधित कर दिया गया और वह जैसे किसी तहखाने में गायब हो गई और फिर कई सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखी। बाद में हाल के समय में यह फिर सामने आई। विक्टोरिया युग ने समलैंगिकता के अस्तित्व को मनाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसका जिक्र शैतान की कारस्तानी के रूप में किया गया और उसे मानने वालों को सख्त सजा देने की बात की। 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद अधिकतर पुरानी पीढ़ियों का अब भी मानना है कि समलैंगिकता हाल की चीज है और यह अप्राकृतिक गतिविधि है। सच्चाई यह है कि तब से मौजूद है जब से नर भ्रूण को नर हार्मोन का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल पाया। नर वानरों में किसी समूह के सदस्यों के बीच जुड़ाव या फिर अपने से श्रेष्ठ नर के प्रति अधीनता दिखाने के लिए समलैंगिक व्यवहार का इस्तेमाल किया जाता है और मवेशियों, मुर्गों व कुत्तों में भी यह पाया जाता है। महिला समलैंगिकता यानी लेस्बियनिज्म शब्द ग्रीक द्वीप लिस्बस से लिया गया है। इसे उतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखा गया जितना कि पुरुषों की समलैंगिकता को देखा जाता है। संभवतः इसका कारण यह रहा हो कि महिला समलैंगिकता का संबंध अतरंगता से अधिक है और इसे उतना विकृत नहीं माना जाता। यह आनुवांशिक है या फिर आपका चुनाव। जब बॉडी लैंग्वेज के लेखक एलन पीज और आनुवांशिक विज्ञानी एन मायर 1991 में ब्रिटिश टेलीविजन पर अपनी पुस्तकों ब्रेन सेक्स और टॉक लैंग्वेज के विमोचन पर एक साथ दिखाई दिए, मायर ने अपने शोध के परिणाम सबके सामने रखे, जिसमें वही बात विशिष्ट रूप से सामने आई जिसे वैज्ञानिक कई साल से जानते हैं, और वह यह भी समलैंगिकता जन्मजात होती है। यह कोई अपनी इच्छा से किया गया चुनाव नहीं है। अधिकतर मामलों में समलैंगिकता ने न केवल जन्मजात होती है, बल्कि यह भी तथ्य है कि जिस वातावरण में हमारा पालन पोषण होता है उसका हमारे बर्ताव पर तुलनात्मक तौर पर कम असर पड़ता है, जबकि पहले यह माना जाता था कि उसका हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी किशोर या वयस्क के समलैंगिक रुझान को दबाने में माता पिता की कोशिशें कारगर नहीं होती। समलैंगिकता का प्रमुख कारण मस्तिष्क पर नर हार्मोन का असर है, इसलिए अधिकतर समलैंगिक पुरुष होते हैं। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि पालन पोषण किसी बच्चे के समलैंगिक होने की संभावना पर प्रभाव डालता है। हर महिला समलैंगिक पर लगभग 8 से 10 समलैंगिक पुरुष होते हैं। अगर समलैंगिक आंदोलन ने इस शोध को अपनाया होता और शिक्षा प्रणाली ने इस निष्कर्षों को पढ़ाया होता,
तो समलैंगिक लोगों और ट्रांससेक्सुअल को इतने पूर्व ग्रहों का सामना ना करना पड़ता। अधिकतर लोग ऐसे लोगों के प्रति कम सहिष्णु होते हैं जो अस्वीकार्य चुनाव करते हैं। वे उन लोगों के प्रति सहिष्णु होते हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं जो जन्म से ही उनसे अलग होते हैं। थैलिडमाइड शिशुओं, पार्किंसंस रोगियों, ऑटिज्म या सेरिब्रल पॉलिस के शिकार लोगों का उदाहरण ले लीजिए। लोग इन्हें स्वीकारते हैं क्योंकि इन्हें ये रोग जन्मजात होते हैं, जबकि लोगों को लगता है कि समलैंगिक अपनी जीवन शैली का चुनाव स्वयं करते हैं। क्या हम ऐसे इंसान की आलोचना कर सकते हैं जो जन्मजात ही बाएं हाथ से काम करता है, या फिर डिसलेक्सिक है, या फिर जिसकी आंखें नीली या बाल लाल हैं, या फिर पुरुष शरीर में मादा मस्तिष्क है? अधिकतर समलैंगिक लोग मानते हैं कि ये उनका चुनाव है और कई अल्पसंख्यक समूहों की तरह वे अक्सर अपनी पसंद का प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई लोगों में उनके प्रति नकारात्मक रवैया पैदा हो जाता है। वह डिसलेक्सिक संशयवादी अनिद्रा रोगी था। वह सारी रात जागकर सोचता रहता कि क्या वाकई कोई कुत्ता वहां मौजूद था। यह दुखद है कि 30% से अधिक किशोर आत्महत्याएं समलैंगिकों द्वारा की जाती हैं और हर 3 में से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति आत्महत्या करता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर गलत शरीर में फंसे होने के एहसास को वे झेल नहीं पाते। इन समलैंगिक किशोरों के पालन पोषण पर हुए एक अध्ययन में पता चला कि उनमें से अधिकतर ऐसे परिवारों या समुदायों में पले बड़े जो समलैंगिकों के प्रति घृणा व अस्वीकृति सिखाते थे, या फिर वे ऐसे धर्मों से थे जो समलैंगिकता के शिकार लोगों को प्रार्थना या इलाज से बचाने की कोशिश करते थे। लोग पिता को दोषी क्यों मानते हैं? जब कोई लड़का समलैंगिक होता है तो अक्सर पिता को दोष दिया जाता है। परिवार के सदस्य दावा करते हैं कि पिता ने हमेशा बढ़ते बच्चे की आलोचना की कि वह किसी पुरुषोचित काम में ना तो शामिल होता है और ना ही उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लड़के ने पिता से विद्रोह किया और उसे चिढ़ाने के लिए वह समलैंगिक बन गया। लेकिन इस दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका संभावित स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि लड़के को फुटबॉल, मोटरसाइकिल रेसिंग, कारों या मुक्केबाजी के बजाय ऐसे कामों में दिलचस्पी थी जो महिलाओं से जुड़े थे। इसके कारण उसके पिता उससे चिढ़े रहते होंगे, जिन्हें अपने बेटे के नर के रूप में विकास को लेकर कुछ निश्चित अपेक्षाएं रही होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो लड़के के नारी सुलभ रुझान के कारण पिता का रवैया आलोचनात्मक या आक्रामक हो गया होगा, ना कि इसका उल्टा हुआ होगा। लाल बाल और चकत्ते भी वैसे होते हैं जैसे कि समलैंगिकता। अगर लोगों को यह बात समझ आ जाती कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार अगर पूरी नहीं तो अधिकांश समलैंगिकता जन्मजात होती है, तो लोगों में समलैंगिकों की रैली में भी उतनी ही दिलचस्पी होती जितनी कि लाल बालों व चकत्ते वालों लोगों की किसी रैली में। यह एक तरह की आनुवांशिक स्थिति है जिसके होने की संभावना उतनी ही होती है जितनी कि समलैंगिकता के होने की। इससे लोग स्त्री पुरुषों की समलैंगिकता को अधिक स्वीकार कर सकेंगे। ऐसे रुझान वाले लोगों को भी अपने आत्मगौरव को लेकर उतनी मुश्किलें नहीं होंगी। उनके साथ लोग अधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे और उन्हें कम विरोध व उपहास का सामना करना पड़ेगा। दोनों ओर मौजूद अज्ञान के कारण ये दोनों हिस्से एक दूसरे से इतने अलग हैं। क्या चुनाव को बदला जा सकता है? समलैंगिक लोग ठीक उसी तरह अपने यौन रुझान को नहीं चुनते जिस तरह विषमलिंगी ऐसा नहीं करते। वैज्ञानिक और अधिकतर यौन विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि समलैंगिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता। शोधकर्ताओं का मानना है कि अधिकतर समलैंगिक रुझान गर्भ में ही विकसित होता है और 5 साल की उम्र के आसपास
समलैंगिक प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है और यह उस इंसान के नियंत्रण से बाहर की चीज हो जाती है। कई सदियों से इससे पीड़ित लोगों की समलैंगिकता को दबाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिनमें वक्ष काटकर अलग करना, वंध्यकरण दवाओं का इस्तेमाल करना, गर्भाशय निकालना, दिमाग के अगले हिस्से की शल्य चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, बिजली के झटके देना, प्रार्थना तथा सभा करना, आध्यात्मिक परामर्श और जादू टोना शामिल है। इनमें से कोई भी इलाज समलैंगिकता का दमन करने में सफल नहीं रहा। इन इलाजों से केवल यही परिणाम रहा कि कुछ बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी लोगों ने अपनी यौन गतिविधियां विपरीत लिंग के लोगों के साथ सीमित रखी, या फिर कुछ समलैंगिकों ने अपराध बोध या भय के कारण ब्रह्मचर्य अपना लिया और कुछ लोग आत्महत्या करने पर विवश हो गए। वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया है कि समलैंगिकता एक ऐसा रुझान है जिसे बदला नहीं जा सकता, यह चुनाव नहीं है। इस बात की संभावना 90% से भी अधिक हो सकती है कि इस पुस्तक के पाठक विषम लिंगी हों। इस बात पर गौर करें कि अपने जैसे लिंग के किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होना कितना मुश्किल होता होगा। इससे आप यह समझने लगेंगे कि ऐसी भावनाएं पैदा करना एक हद तक नामुमकिन है जो पहले से मौजूद ही ना हो। जैसा कि कई लोग दावा करते हैं कि यह एक चुनाव है, तो कोई भी समझदार इंसान ऐसा रास्ता क्यों चुनेगा जिस पर चलकर उसे शत्रुता, पूर्वग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़े। इसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार हैं और यह मानव का चुनाव नहीं है। हमशक्ल समलैंगिक जुड़वा का मामला। ऐसे हमशक्ल जुड़वा बच्चों पर विस्तृत शोध किए गए हैं जो जन्म के समय अलग हो गए थे और फिर उनका पालन पोषण अलग अलग परिवारों व परिवेशों में किया गया। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कई परीक्षण किए गए कि क्या कुछ मानव विशेषताएं आनुवंशिक होती हैं और उनका निर्धारण सामाजिक अनुकूलन द्वारा नहीं होता। इस प्रकार के शोध दिखाते हैं कि कई मानव विशेषताएं आनुवंशिक रूप से मिलती हैं, जिनमें तंत्रिका रोग, अवसाद, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता के स्तर, प्रभुत्व, खेल का कौशल और पहले यौन रिश्ते की उम्र शामिल है। अगर यह मान लिया जाए कि 5% पुरुष समलैंगिक हैं और आपने 100 ऐसे हमशक्ल जुड़वा बच्चों का विश्लेषण किया हो जो पैदा होने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हों, तो इस पूर्व मान्यता के साथ कि समलैंगिकता एक चुनाव है, आप उम्मीद करेंगे कि उनमें से 5% बच्चे ही समलैंगिक होंगे। इस प्रश्न पर शोध करने वाले कई शोध समूहों का यही जवाब था। अमेरिकी शोधकर्ता बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड पियार्ड और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक माइकल बेली ने एक साथ पले बड़े भाइयों के यौन रुझान का अध्ययन किया और इस जवाब को प्रदर्शित किया। उनके निष्कर्ष इस प्रकार थे: भाइयों के समलैंगिक होने की संभावना है अलग शक्ल सूरत वाले जुड़वा के लिए 22%, ऐसे भाइयों के लिए जो जुड़वा नहीं या फिर गोद लिए गए हों 10%, एक समान जीन्स वाले हमशक्ल जुड़वा भाइयों के लिए 50%। ऐसे समलैंगिक जुड़वा लड़कों पर सामूहिक शोध किए गए जो जन्म के समय अलग हो गए थे और पाया गया कि उनमें से 50% से अधिक जुड़वा भाई भी समलैंगिक थे। शोधकर्ता इस बात को लेकर आमतौर पर सहमत थे कि यह संभव था कि जिन 10 से 20% जुड़वा भाइयों ने विषमलिंगी होने का दावा किया था वे शायद समलैंगिक थे, और वह बात उनके भीतर इतनी गहराई में थी कि वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, या फिर वे उभयलिंगी थे जिन्होंने खुद को विषमलिंगी मानना ठीक समझा। इसमें एक जैसी आनुवंशिक संरचना वाले समलैंगिक जुड़वा का असली प्रतिशत 60 से 70% के बीच हो सकता है, या फिर हर 3 में से 2 व्यक्ति समलैंगिक हो सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर यह साबित होता है कि
अधिकतर समलैंगिक की रचना गर्भ में होती है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि पालन पोषण या यौन रुझान पर बहुत कम या ना के बराबर असर पड़ता है। यह उनके जीन्स में है। इस सिद्धांत के आधार पर कि समलैंगिकता गर्भ में ही तैयार होती है, आपको लगेगा कि सभी समलैंगिकों के हमशक्ल जुड़वा भाई भी समलैंगिक होंगे। तो फिर बाकी 30 से 40% हमशक्ल समलैंगिक क्यों नहीं होते? जीन्स की एक विशेषता होती है जिसे पेनिट्रेंस यानी भेदना कहा जाता है, जो कि किसी जीन के प्रभावशाली होने की ताकत का पैमाना है और यह निर्धारित करता है कि उस जीन के काम करने की कितनी संभावना होगी और वह प्रमुख जीन बन पाएगा या नहीं। उदाहरण के लिए, जो जीन्स हनिंगटन रोग का कारण होते हैं वे 100% पेनिट्रेट यानी भेदक होते हैं, जबकि टाइप 1 डायबिटीज यानी मधुमेह पैदा करने वाले जीन्स 30% पेनिट्रेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम शक्ल दोनों जुड़वा में हनिंगटन व मधुमेह जीन होंगे तो दोनों को हनिंगटन बीमारी होने की 100% आशंका होगी, जबकि उन्हें मधुमेह होने के आसार केवल 30% होंगे। गे जीन यानी समलैंगिक जीन वाले लोगों के समलैंगिक बनने की संभावना 50 से 70% तक हो सकती है और इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि क्यों सभी हमशक्ल जुड़वा भाई समलैंगिक नहीं होते। यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10% पुरुषों में गे जीन होता है और इनमें से लगभग आधे पुरुष उस जीन के 50 से 70% पेनिट्रेंस होने के कारण समलैंगिक होंगे। चूहों व बंदरों का प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों में यह साबित हुआ कि इस तरह का घटनाक्रम अन्य प्रजातियों में भी होता है, जहां इंसानों पर इस तरह के यौन बदलाव करने वाले प्रयोग गैर कानूनी हैं और उन्हें नैतिक रूप से भी गलत माना जाता है। वहीं हम जानते हैं कि इस रूप में इस तरह के प्रयोग सफलतापूर्वक होते रहे हैं और उनके उसी प्रकार के निर्णायक परिणाम रहे हैं। समलैंगिक जीन। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डीन हामर ने समलैंगिक भाइयों के 40 जोड़ों के डीएनए की तुलना की और पाया कि उनमें से 33 के एक्स क्रोमोसोम के एक्स 928 हिस्से में एक जैसे जेनेटिक मार्कर यानी आनुवांशिक चिन्ह थे, जो गे जीन की अनुमानित जगह का निर्धारण करते रहे हैं। उन्होंने जुड़वा समलैंगिक बहनों के 36 जोड़ों के डीएनए की भी तुलना की, लेकिन उनमें उसी तरह का नमूना नहीं पाया गया। अध्ययन यह भी दिखाता है कि समलैंगिकता प्रमुख तौर पर पुरुषों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह लगभग निश्चित तौर पर आनुवांशिक है। इस जीन का पेनिट्रेंट होना बड़े पैमाने पर गर्भाधान के 6 से 8 सप्ताह बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मौजूदगी पर निर्भर करता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत यह संभावना भी हो सकती है कि सामाजिक अनुकूलन जैसे अन्य कारक जीवन के प्रारंभिक चरण में आमतौर पर 5 वर्ष की आयु से पहले इस जीन को सक्रिय कर दें। समलैंगिकों की उंगलियों के निशान और परिवारों के अध्ययन। 1998 में कनाडा की प्रमुख मस्तिष्क शोधकर्ता डॉक्टर डॉरिन किमुरा ने बताया कि उन्होंने लोगों की उंगलियों के निशानों में मौजूद 2 निश्चित बिंदुओं के बीच के उभारों की संख्या का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि जिन लोगों के बाएं हाथ में उभार होते हैं वे स्त्रियोचित कामों में बेहतर होते हैं। उन्होंने पाया कि अधिकतर पुरुषों के दाएं हाथ में ज्यादा उभार होते हैं, लेकिन औसतन महिलाओं व समलैंगिकों पुरुषों के बाएं हाथ में ज्यादा उभार होते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए समलैंगिक पुरुषों के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि समलैंगिकता परिवारों में आगे बढ़ती है। 114 समलैंगिक पुरुषों के आनुवंशिक परिवार के सदस्यों के आंकड़े बताते हैं कि इस बात की संभावना 3 गुना अधिक होती है कि समलैंगिक पुरुष के भाई, चाचा, चचेरे भाई या माता-पिता भी समलैंगिक थे। परिवार के अधिकतर समलैंगिक पुरुष मां के परिवार पर गए थे और केवल कुछ ही पिता के परिवार पर गए थे। यह केवल आनुवंशिक कारण से हो सकता है
और बताता है कि एक्स क्रोमोसोम पर कहीं एक विशेष जीन होता है। यह क्रोमोसोम केवल मां दे सकती है। उसके पास 2 एक्स होते हैं और इससे यही प्रदर्शित होता है कि नर समलैंगिकता आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। प्रयोगात्मक परिवर्तन। वैज्ञानिक शोध के लिए चूहे पसंदीदा प्राणी हैं। उनमें मनुष्यों की तरह हार्मोन, जीन्स और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन उनके मस्तिष्क इंसानों की तरह गर्भ में विकसित नहीं होते, बल्कि वे जन्म के बाद विकसित होते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनमें क्या चल रहा है। किसी नर चूहे का बंध्यकरण हो जाने के बाद वह खुद को मादा समझने लगता है और सामाजिक व घरौंदा बनाने वाला चूहा बन जाता है। नवजात मादा चूहे को यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे दिया जाए तो वह खुद को नर समझने लगती है। कुछ मादा पक्षी जैसे कैनरी गाना नहीं गा सकती, लेकिन यदि बहुत छोटी आयु से उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे दिया जाए तो वे भी नर की तरह गाना गा सकती है। इसका कारण यह है कि टेस्टोस्टेरोन उनके मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी क्षमताओं पर भी असर पड़ता है। लिंग परिवर्तन से होने वाले परिणामों को प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क में उस समय बदलाव करना जरूरी है जब वह भ्रूण अवस्था में हो। वयस्क चूहों, पक्षियों व बंदरों पर किए जाने वाले इस प्रकार के परीक्षणों से नाटकीय परिणाम सामने नहीं आए, क्योंकि इन प्राणियों में भ्रूण अवस्था में ही मस्तिष्क की संरचना तय हो जाती है। इंसानों में गर्भाधान के 6 से 8 हफ्तों के बीच दिमाग की संरचना तय हो जाती है। इसका मतलब है कि ज्यादा उम्र के चूहों में ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे और ना ही बड़ी उम्र के इंसानों में। रूस के एक सेमिनार यात्रा में हम वहां की स्थानीय यूनिवर्सिटी के मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के एक प्रोफेसर से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि उनके देश में गुप्त रूप से इंसानों पर मस्तिष्क में बदलाव लाने वाले प्रयोग किए गए थे और उनके परिणाम भी वही रहे जो चूहों पर हुए प्रयोगों में सामने आए थे। यानी उन्होंने गर्भ में ही नर हार्मोन की मदद से मस्तिष्क में परिवर्तन लाकर लड़कों को लड़कियों में व लड़कियों को लड़कों में बदल दिया था। उन्होंने समलैंगिक और ट्रांससेक्सुअल लोगों को तैयार किया था। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि भ्रूण को पर्याप्त नर हार्मोन नहीं दिए गए या फिर उसे उसके विकास के गलत समय पर हार्मोन दिए गए। एक प्रयोग के बाद ऐसे लड़के का जन्म हुआ जिसके 2 तरह के जननांग थे, एक नर और दूसरे मादा जननांग। ऐसी आकस्मिक घटनाएं कभी कभार प्रकृति से भी हो जाती हैं और इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि कैसे कोई शिशु लड़की जैसा दिखता है और फिर किशोरावस्था में अचानक लड़के में तब्दील हो जाता है। यह शोध यही प्रदर्शित करता है कि वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि हार्मोन से मस्तिष्क के लिंग को नियंत्रित किया जा सकता है और भ्रूण की लैंगिकता को जन्म से पहले सही समय पर इंजेक्शन देकर निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन वे इस पर बातचीत नहीं करना चाहते। हालांकि यह बात भी समझी जा सकती है कि इससे नैतिक और मानवीय प्रश्न खड़े हो सकते हैं। यह सब गर्भ में होता है। अगर गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में टेस्टोस्टेरोन को दबाया या रोका जाए और भ्रूण अगर नर हो तो ऐसे में उसके समलैंगिक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क की संरचना बनाने वाले प्रमुख हार्मोन मादा हार्मोन होते हैं। 1970 के दशक में जर्मनी में हुए एक अध्ययन ने प्रदर्शित किया कि जिन माओं को गर्भावस्था की शुरुआत में बहुत अधिक तनाव होता है, उनके द्वारा समलैंगिक लड़के को जन्म देने की संभावना 6 गुना अधिक होती है। नॉर्थ डकोट की माइनॉट स्टेट यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर ली एलिस ने यह भी दिखाया कि तनावग्रस्त गर्भावस्था का मतलब समलैंगिक शिशु का होना है। ऐसी स्थिति में अगर भ्रूण लड़की है तो संभव है कि वह उसमें नारी सुलभ गुण बहुत अधिक हों और संभव है कि उसकी स्थानिक क्षमता बहुत खराब हो। दूसरे शब्दों में कहें तो
उसमें मातृत्व और पालने पोसने की भावना अत्यधिक होगी, लेकिन वह रिवर्स पार्किंग करने व उत्तर दिशा का पता लगाने में नाकाम रहेगी। नॉर्थ डकोट स्टेट यूनिवर्सिटी के ब्रायन ग्लैड्यू ने बताया कि विषमलिंगी पुरुषों के स्थानिक कौशल समलैंगिकी पुरुषों से बेहतर होते हैं और महिला समलैंगिकों की स्थानिक क्षमताएं विषमलिंगी महिलाओं से बेहतर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि समलैंगिक महिलाओं के मस्तिष्क में अधिक नर हार्मोन काम कर रहे थे। तो टेस्टोस्टेरोन को कौन रोकता है? इसके प्रमुख कारक हैं तनाव, बीमारी और कुछ दवाएं। हमें कुछ समय से अजन्मे शिशु पर अल्कोहल व निकोटीन के खतरनाक असर की जानकारी है और हम यह भी जानते हैं कि सही आहार व चिंता मुक्त जीवन का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लंदन के चेल्सी हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेट ग्लोवर जैसे विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोध से यह प्रदर्शित हुआ है कि तनावग्रस्त रहने वाली गर्भवती महिलाएं ऐसे बच्चे को जन्म देती हैं जो तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में असमर्थ रहते हैं। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के डॉक्टर ग्लेन विल्सन ने भी इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन किया है। उनका निष्कर्ष है कुछ रासायनिक दवाएं टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करती हैं और उसके परिणाम स्वरूप समलैंगिक शिशु का जन्म हो सकता है। यदि भ्रूण लड़की है और उसके मस्तिष्क को अगर नर हार्मोन की खुराक दी जाए तो नतीजे के रूप में एक ऐसा शिशु सामने आएगा जिसका शरीर लड़की का होगा लेकिन मस्तिष्क की संरचना नर जैसी होगी। ऐसी लड़कियां अक्सर टॉम बॉय कहलाती हैं क्योंकि वे अपनी हम उम्र लड़कियों की तुलना में ज़्यादा मजबूत व कठोर होती हैं। इस बात की संभावना होती है कि तरुण अवस्था में इन लड़कियों के शरीर व चेहरे पर अन्य लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बाल हों, उनका हाथ व आँखों का तालमेल व गेंद के जुड़े हुए हुनर बेहतर हों। वयस्क होने पर ऐसी लड़कियों को बुच या मर्दाना कहा जाता है। इनमें से कई समलैंगिक बन जाती हैं। अगर गर्भवती महिला गर्भ निरोध गोलियां, मधुमेह की दवाएं या अन्य ऐसी दवाएं ले रही हों जिनमें नर हार्मोन का स्तर अधिक हो तो उसे अनावश्यक रूप से ज़्यादा नर हार्मोन मिल सकते हैं। 1950 व 1960 के दशक में मधुमेह की रोगी गर्भवती महिलाओं पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से कई की बेटियां किशोरावस्था के बाद समलैंगिक हो गई क्योंकि भ्रूणावस्था में उनके मस्तिष्क को विकास के महत्वपूर्ण काल के दौरान उन्हें मधुमेह की दवा में मौजूद नर हार्मोन बड़ी मात्रा में मिला। ठीक इसी तरह एक अन्य अध्ययन में से पता चला कि उसी अवधि के दौरान जिन महिलाओं को इन मान्यता के साथ एस्ट्रोजन जैसा मादा हार्मोन दिया गया कि उससे गर्भावस्था में मदद मिलेगी, उनके समलैंगिक लड़का होने की संभावना 5 से 10 गुना बढ़ गई। किशोरावस्था तक किसी किशोर की वास्तविक लैंगिकता स्पष्ट नहीं होती। ऐसा तभी होता है जब उसके शरीर में बड़े पैमाने पर हार्मोन उमड़ते हैं और उससे उसका मस्तिष्क चक्र शुरू हो जाता है। इन्हीं परिणामों को अमेरिका के केकनीज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दोहराया जब उन्होंने पाया कि जिन माओं ने गर्भावस्था के दौरान नर हार्मोन लिए थे उनकी ऐसी बेटियां हुई जो अधिक आत्मनिर्भर थी। उनमें अपनी बात को लेकर दृढ़ आग्रह अधिक था और उनके किक बॉक्सिंग या फुटबॉल जैसे आक्रामक खेलों में शामिल होने की संभावना अधिक थी। बचपन में उनमें से कई को टॉम बॉय कहा जाता था। जिन माओं ने मादा हार्मोन अधिक लिए थे उनकी बेटियों में अधिक नारी सुलभ गुण थे और बेटे अपने हम उम्र लड़कों के मुकाबले ज़्यादा कोमल व सभ्य थे। वे दूसरों पर अधिक निर्भर थे और शारीरिक तौर पर अधिक सक्रिय नहीं थे। ट्रांससेक्सुअल मस्तिष्क। ट्रांससेक्सुअल लोगों को बचपन से ही लगता है कि वे गलत लिंग वाले शरीर के साथ पैदा हुए। यौन बर्ताव के लिए मस्तिष्क में मौजूद महत्वपूर्ण क्षेत्र हाइपोथैलेमस कहलाता है और यह क्षेत्र पुरुषों की तुलना में महिलाओं में छोटा होता है। नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च के शोधकर्ता डिक स्वाब और उनकी टीम ने
1995 में पहली बार दिखाया कि नर ट्रांससेक्सुअल में हाइपोथैलेमस का आकार महिलाओं जितना या फिर उनसे कम था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि लिंग की पहचान विकसित होते मस्तिष्क व सेक्स हार्मोन के बीच होने वाली क्रिया से उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत को पहली बार जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गुंटर डियाना ने प्रस्तावित किया था, जिन्होंने पाया कि समलैंगिक पुरुषों के हाइपोथैलेमस में मादा हार्मोन का इंजेक्शन लगाने पर वह ठीक मादा हाइपोथैलेमस जैसी प्रतिक्रिया करता है। स्वाब ने कहा, हमारा अध्ययन वह पहला अध्ययन है जो दिखाता है कि आनुवांशिक रूप से नर ट्रांससेक्सुअल में मादा मस्तिष्क संरचना होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस स्थिति में महिला का मस्तिष्क पुरुष के शरीर में कैद होता है। मनोरोग की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी लिंग की पहचान के विकार से ग्रस्त होता है और इनमें से लगभग 20% लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करवाते हैं। इसमें अंडकोश को हटाना व शीशन को लंबाई में बीच से आधा काटकर उसके अंदर मौजूद ऊतकों को हटाना शामिल होता है। शीशन की त्वचा शरीर से जुड़ी रहती है। मूत्रमार्गीय नलिका को फिर से एक सीध में किया जाता है और फिर शल्य चिकित्सा से बने छेद में शीशन से ली गई त्वचा को मोड़कर रखा जाता है, जिससे कृत्रिम योनि बना दी जाती है। कुछ मामलों में शीशन का अगला हिस्सा क्लाइटोरस यानी भगशीशन बन जाता है और वह चरम आनंद में सक्षम होता है। दुखद बात यह है कि ट्रांससेक्सुअल्स की खुदकुशी की दर सामान्य लोगों से 5 गुना अधिक है। हर 5 ट्रांससेक्सुअल में से एक खुदकुशी की कोशिश करता है। क्या हम अपने जीव विज्ञान के गुलाम हैं? वैज्ञानिक जानते हैं कि गर्भ में चूहों व बंदरों की लैंगिकता कैसे बदली जा सकती है। कुछ समूहों का दावा है कि हम अपनी पसंद व नापसंद को अपनी इच्छा शक्ति से या अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी आसानी से रिवर्स पार्किंग कर सकते हैं व स्ट्रीट डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि यह बात वास्तविक नहीं है। यह देखने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं कि खरगोश उड़ नहीं सकते, बतख अच्छी तरह दौड़ नहीं सकती। अधिकतर महिलाओं को नक्शे पढ़ने में मुश्किल होती है और अखबार पढ़ते पुरुष उस दौरान बहरे से हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्कों की रचना में मौजूद अंतर समझकर हम एक दूसरे के प्रति अधिक सहनशील बनते हैं व हम इससे हमारा अपनी नियति पर अधिक नियंत्रण हो पाता है और अपने रुझानों व पसंद के प्रति सकारात्मक महसूस करते हैं। मानव बुद्धिमत्ता इस स्तर तक विकसित हो गई है कि अन्य प्राणियों की तुलना में अपनी भावनाओं पर हमारा बेहतर नियंत्रण है और हम अपनी पसंद नापसंद पर सोच विचार कर सकते हैं। अन्य जानवर सोचते नहीं हैं, वे बस परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और यही बात उन्हें अपने जीव विज्ञान का गुलाम बनाती है। कई बार जो चुनाव हम करते हैं उसके पीछे हमारा जीव विज्ञान ही प्रेरणा का काम करता है। लेकिन हमें यह बात कई बार सही नहीं लगती। जहां एक और हम अन्य जानवरों के मुकाबले ज़्यादा नियंत्रणकारी स्थिति में हैं, वहीं हम जैव वैज्ञानिक प्रणाली को पूरी तरह नकार नहीं सकते। अधिकतर लोगों के सामने सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि वे इस विचार को खारिज कर देते हैं कि हम भी बाकी जानवरों की तरह हैं, बस हमारे पास ज़्यादा स्मार्ट दिमाग मौजूद है। यही अस्वीकृति इन लोगों को अपने जीव विज्ञान का शिकार बनाती है। सभी समलैंगिक पुरुष एक समान क्यों नहीं होते? साधारण शब्दों में कहें तो समलैंगिक बर्ताव से जुड़े 2 प्रमुख केंद्र होते हैं, मेटिंग सेंटर यानी संसर्ग केंद्र और बिहेवियर सेंटर यानी बर्ताव केंद्र। मेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस में स्थित होता है और यह फैसला करता है कि वह किस लिंग की ओर आकर्षित होता है। पुरुषों में उस नर हार्मोन की खुराक की जरूरत होगी ताकि उसका संचालन नरोचित हो और वह पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित होगा।
यदि उसे अपर्याप्त नर हार्मोन मिले तो वह किसी हद तक संचालन में नारी सुलभ होगा और पुरुष अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित होगा। संभव है कि मस्तिष्क में स्थित बिहेवियर सेंटर को इतने पर्याप्त नर हार्मोन ना मिले कि वह किसी पुरुष को मर्दाना बर्ताव, बातचीत व शारीरिक हाव भाव दे सके। यदि उसे नर की तरह विन्यास पर्याप्त करने के लिए पर्याप्त हार्मोन ना मिले तो पुरुष का बर्ताव उल्लेखनीय ढंग से स्त्रियोचित होगा। महिला समलैंगिकों के बीच अंतर। यदि मादा भ्रूण को अनजाने में अतिरिक्त नर हार्मोन दिए जाएं तो उसका मेटिंग सेंटर मर्दाना हो जाएगा। इसका अर्थ है कि वह महिला अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होगी। यदि उसका बिहेवियर सेंटर भी मर्दाना हो तो उसका बर्ताव, बातचीत व शारीरिक हाव भाव पुरुषोचित होंगे और उसे बुच यानी मर्दाना कहा जाएगा। दूसरी ओर यदि उसका बर्ताव केंद्र नर हार्मोन में परिवर्तित ना हो तो उसका व्यवहार स्त्रियोचित होगा, लेकिन वह अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित होगी। मादा चूहों व बंदरों पर किए गए प्रयोगों में यही परिणाम दिखाई देते हैं। जहां एक और मर्दाना महिला समलैंगिकों को उनके जीव विज्ञान के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है, वहीं कई लोग आज भी इस विचार का विरोध करते हैं कि महिला समलैंगिक भी अपनी संरचना की बंधक हैं। उनका मानना है कि इन महिलाओं ने समलैंगिक होना चुना क्योंकि वे किसी भी कोण से समलैंगिक नहीं लगती। आपके कई पुरुषों को स्त्रियोचित बर्ताव वाली या लिपस्टिक समलैंगिक महिला को देखकर यह कहते हुए सुना होगा कि शर्त लगा लो, मैं उसकी सोच बदल सकता हूं। ये महिलाएं वास्तव में अन्य स्त्रियों की तरफ ही आकर्षित होती हैं। तो दर्शकों, यहाँ समाप्त हुआ हमारा भाग 8। इससे अब अगला भाग हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।